वेलकम टू ग्रोइंग टुगेदर विद शिरीष। आपका स्वागत है एक नए लेक्चर में। एक दिस दिस इज द लेक्चर नंबर 3। आज हम एक्सक्रीशन का आगे का पार्ट कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू विश ऑल ऑफ यू अ वेरी हैप्पी होली। मे दिस फेस्टिवल ऑफ कलर्स ब्रिंग कलर्स टू योर लाइफ, टू योर प्रिपरेशन, टू योर करियर। ठीक है। दूसरी बात, आई वांट टू अपोलोजाइज फॉर दिस डिलेड वीडियो। रीजन, बहुत सारे रीजंस थे। पहली बात तो मेरा खुद का एक पेपर था जो मैं दे रहा था, उसके बाद मेरी एमटेक की रिपोर्ट थी जो मैं बना रहा था, उसके बाद मुझे एक इम्प्रॉम्प्टो बिल्कुल अर्जेंसी में बैंगलोर जाना पड़ा और इस वजह से थोड़ा वीडियो लेट आया। आई होप आप लोगों ने बहुत बेसब्री से इंतजार किया होगा एंड आई थैंक यू फॉर दैट। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो विदाउट एनी फर्दर डिले। और आज के वीडियो के बाद के एंड में एक सरप्राइज भी है एज अ होली गिफ्ट आप लोगों के लिए। ठीक है, आप लोगों का एग्जाम अब नजदीक है तो हम लोग कोशिश करेंगे मैक्सिमम टू मैक्सिमम कवर करने की। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। तो ये मेरे बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन है जिसका कोई ज्यादा वैल्यू नहीं है आपके लिए। और ये एक इंट्रोडक्शन है उन चीजों का जो आपको पता होनी चाहिए नीट एग्जाम में जाने से पहले। हमने कंप्लीट ह्यूमन फिजियोलॉजी का वादा किया था, हम देखते हैं हम कितना कर पाते हैं। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। ओके, लेट्स स्टार्ट। हाँ, तो आज हम थोड़ा सा फंक्शन ऑफ ट्यूब्यूल्स के बारे में। लास्ट टाइम मैंने आपको छोड़ा था कि कौन कौन से जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो किस तरह से लाइंड अप होते हैं और किस तरह से एक्सक्रीशन वाला पार्ट आगे कंटिन्यू होता है। आज हम इसके थोड़े फंक्शंस ऑफ ट्यूब्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि आपकी एनसीईआरटी का नेक्स्ट पार्ट है। ठीक है, पॉइंटर लाते हैं और शुरू करते हैं। तो चार ट्यूब्यूल्स हैं जो जिसके बारे में एनसीईआरटी बोलती है। पहला है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। मैंने इसके बारे में पहले भी बताया था। प्रॉक्सिमल मतलब जो स्टार्टिंग का पार्ट है, ये देखिए, ये आप देख पा रहे हैं, ये वाला पार्ट। जी हाँ, जो कि बोमन्स कैप्सूल के पास है। प्रॉक्सिमल मतलब पास। तो बोमन्स कैप्सूल के जो पास वाला ट्यूब्यूल है उसे हम प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहेंगे। कॉन्वोल्यूटेड इसलिए क्योंकि ये घुमावदार है, क्योंकि ये थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है। जैसे टेढ़े मेढ़े रास्ते होते हैं वैसे टेढ़ा मेढ़ा है, इसलिए इसे कॉन्वोल्यूटेड कहते हैं। एक एक सोफिस्टिकेटेड टर्म, एक साइंटिफिक टर्म टेढ़े मेढ़े रास्तों का कॉन्वोल्यूटेड भी होता है। ठीक है, तो चूंकि ये बोमन्स कैप्सूल के पास है इसलिए हम इसे प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहेंगे। तो ये लाइंड अप होता है क्यूबोइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। मुझे ताजुब होता है ये जानकर के एनसीईआरटी किस तरह से सिलेबस को कम कर देती है। अब मुझे समझ नहीं आता। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स में जब हम 7 चैप्टर पढ़ते हैं, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल्स, उसमें जब हम टिश्यूज के बारे में पढ़ते थे तो हम सिंपल क्यूबोइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम के बारे में पढ़ते थे। उसका एक डायग्राम था। मुझे याद पड़ता है जब मैं तैयारी करता था नीट की, या जब मैंने पढ़ा है तो मेरी एनसीईआरटी किताब में है, लेकिन अभी वो गायब है। अभी उसका पता नहीं उन्होंने लोगों ने उसको क्यों गायब कर दिया। मुझे लग रहा था कि अगर मैं उसकी एक पिक्चर लगाता तो ज्यादा अच्छे से क्लियर होता। खैर, मेरे पास उसका सब्स्टिट्यूट भी है, आप उसकी चिंता मत करिए। तो हम क्या कह रहे हैं कि ये जो है ये क्यूबाइडल ब्रेस्ट बॉर्डर एपिथेलियम का बना हुआ है। इससे क्या होगा ये पता लगाइएगा। इसका हिंट जो है आपको एनसीईआरटी स्नैपशॉट्स में मिल जाएगा, जो मैं आगे आपको बताऊंगा। तो नियरली ऑल न्यूट्रिएंट्स, जितने भी आपके न्यूट्रिएंट्स हैं, और 70 से 80% इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वाटर आर रीअब्सॉर्ब्ड। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? जैसे आपके सोडियम क्लोराइड हो गए, पोटेशियम क्लोराइड हो गए, कोई सल्फेट सॉल्ट्स हो गए, कोई फॉस्फेट सॉल्ट्स हो गए। ऐसे सॉल्ट्स जो पीएच और आयनिक बैलेंस का काम करते हैं। याद रखिए दोस्तों, हमारी जो इंटरनल बॉडी पीएच है वो 7.4 के आसपास है। इनफैक्ट जब आप आगे मेडिसिन में पढ़ेंगे, आगे बायोकेमिस्ट्री फिजियोलॉजी वगैरह थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, तो आपको ये समझ में आएगा कि 7.24 से अगर 7.2 की तरफ या 7.6 की तरफ हल्का सा भी शिफ्ट होता है तो एसिडोसिस या एल्किलोसिस नाम की कंडीशन आ जाती है, जो कि बॉडी की नॉर्मल फिजियोलॉजी को डिस्टर्ब करती है। ठीक है, तो ये एक आयनिक बैलेंस, एक आयन का बैलेंस, मैंने फिर बोला बायोलॉजी में रेगुलेशन, बैलेंस, होम्योस्टेसिस की बहुत इंपॉर्टेंस है। जरा सा होम्योस्टेसिस गड़बड़ हुआ
it could be dangerous, it could be physiologically very effective, ठीक है। तो सिक्रीशन किस चीज का होता है, देखिए हाइड्रोजन का सिक्रीशन होता है अमोनिया के साथ। अब देखिए कितनी खूबसूरत है ये बात, कितनी खूबसूरत बात है। हाइड्रोजन का सिक्रीशन अमोनिया के साथ क्यों हो रहा है, क्योंकि H प्लस आयंस जो है वो पीएच को डिक्रीज करेंगे। अब अमोनिया इज बेसिक इन नेचर, तो पीएच को इंक्रीज करेगी, तो एक मेंटेनेंस करने का काम रहेगा। अगर आपने बायोमोलिक्यूल्स वाले चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, या उसका आपको कुछ पार्ट याद होगा, तो आप इस आयन को पहचान लेंगे, या बाइकार्बोनेट आयन, राइट। और अगर आपने थोड़ा सा ध्यान से पढ़ा होगा, या आपने थोड़ा ध्यान से क्लास में सुना होगा, तो बाइकार्बोनेट आयन इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल बफर्स। बफर्स क्या होते हैं? बफर्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ a weak acid and its conjugate base, or a weak base and its conjugate acid that resist a small change in pH, ठीक है। तो देखिए सिक्रीशन किसका हुआ? हाइड्रोजन का और अमोनिया का, ठीक है। और एब्जॉर्प्शन किसका हुआ? बाइकार्बोनेट बफर का, ताकि एक आयन की जो आयनिक बैलेंस है वो बना रहे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये अगेन गाइडन की किताब मैंने उठाई। गाइडन की किताब बहुत अच्छी किताब है दोस्तों, उसका हर एडिशन बहुत अच्छा है। ये मैंने 13 एडिशन से उठाई है। सॉरी, मैं नाम डालना भूल गया, आई एम सॉरी फॉर दैट। लेकिन आप लोगों को पता है मैं गाइडन की किताब इस्तेमाल करता हूँ, हालांकि मुझे नाम डालना चाहिए, ठीक है। मैं आगे से ध्यान रखूंगा इस चीज का। देखिए, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से आपका सोडियम क्लोराइड, हाइड्रोजन आयंस, के प्लस आयंस, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, ये सारा जा रहा है। ये देखिए सेलुलर। अब पहले तो ये देखिए स्क्वामस क्यूबोइडल एपिथेलियम सेल्स, सिंपल स्क्वामस क्यूबोइडल एपिथेलियम सेल्स का बना हुआ है, ठीक है। देखिए, the cellular ultrastructure of primary transport characteristics of proximal tubule. The proximal tubule reabsorbs approximately 65% of filtered sodium, chloride, bicarbonate and potassium are essentially all the filtered glucose and amino acids. क्या मतलब है? अगर आपका ग्लूकोज या अमीनो एसिड यूरिन में सिक्रीट होने लगे या पास होने लगे, तो दैट इज नॉट अ फिजियोलॉजिकली गुड कंडीशन। उसका मतलब यह है कि कोई ना कोई हेल्थ इश्यूज हो सकता है। Proximal tubules also secrete organic acid, bases and hydrogen ions into the tubular lumen, ठीक है। ये गाइटन की किताब का 28 फिगर है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब आते हैं हेनलेज लूप, ठीक है। हेनलेज लूप में मिनिमम रीअब्जॉर्प्शन होता है असेंडिंग लिम्ब में, ठीक है। सिग्निफिकेंट रोल इन मेंटेनेंस ऑफ हाई ऑस्मोलरिटी ऑफ मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ठीक है। दो इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे पहली बात तो मिनिमम रीअब्जॉर्प्शन होता है, लेकिन ये सवाल में ध्यान रखिएगा कि वो असेंडिंग लिम्ब की बात कर रहा है कि डिसेंडिंग लिम्ब की बात कर रहा है, क्योंकि यह एग्जामिनर आपको फंसा सकता है, आपसे गलतियां करवा सकता है। तो हम सिग्निफिकेंट रोल इन मेंटेनेंस ऑफ हाई ऑस्मोलैरिटी, ऑस्मोलैरिटी, ठीक है। आपने केमिस्ट्री में मोल्स, मिली मोल्स, ये सब पढ़ा है। कंसंट्रेशन मापने के डिफरेंट तरीके, मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, राइट। उसी तरह से कंसंट्रेशन मापने का एक मेजर करने का एक तरीका ऑस्मोलैरिटी भी होता है, जो ऑस्मोसिस शब्द है उसी से बना हुआ है, ठीक है। हम जानते हैं कि ऑस्मोसिस क्या होती है, हम जानते हैं ऑस्मोसिस का कितना ज्यादा एक इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंस है सेल के अंदर। अगर सेल को हाइपोटोनिक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रख दिया जाए तो सेल का क्या हाल होगा। तो एक आइसोटोनिक कंडीशन मेंटेन करना बहुत जरूरी है, और वो काम आपका हेनलेज लूप का, ठीक है। आगे आते हैं। डिसेंडिंग लिम्ब इज परमिएबल टू वाटर, ऑलमोस्ट इम्परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स। देखिए बायोलॉजी में हमेशा ऑलमोस्ट शब्द का इस्तेमाल ज्यादा होता है। ऑल और नन का प्रिंसिपल बहुत कम लगता है बायोलॉजी में, मतलब कुछ एक आध एक्सेप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे बायोलॉजी में, ठीक है। डिसेंडिंग लिम्ब इज परमिएबल टू वाटर। परमिएबल टू वाटर का क्या मतलब है? परमिएबल टू वाटर का ये मतलब है कि डिसेंडिंग लिम्ब से आपका वाटर परमिएट कर सकता है, यानी जा सकता है। ascending limb is impermeable to water. Transport of electrolytes actively or passively takes place, ठीक है। अब एक बात बताइए, खुद सोचिए, खुद सोचिए। परमिएबल टू वाटर का क्या मतलब है? कि यूरिन कंसंट्रेट होगा या फिल्ट्रेट, सॉरी उसको यूरिन बोलना सही नहीं होगा, उसको फिल्ट्रेट बोलना ज्यादा सही होगा। तो फिल्ट्रेट कंसंट्रेट होगा।
अगर आपकी कोई चीज है, आप कोई चीज बना रहे हैं और उसमें पानी का कंसंट्रेशन आप इवेपोरेट कर रहे हैं, तो वो और कंसंट्रेटेड होता जाएगा कि नहीं होता जाएगा? पानी का अगर जो वॉल्यूम है या जो चीज है वो बाहर जा रही है, तो वो चीज कंसंट्रेट होती जाएगी। क्या चाशनी क्या है? अगर आप चाशनी या शुगर सिरप जिसे आप बोलते हैं, वो होता क्या है? वो कंसंट्रेटेड फॉर्म ऑफ शुगर इन वाटर ही तो है। ठीक है। असेंडिंग लिम्ब में क्या होता है? असेंडिंग लिम्ब में डाइल्यूशन होता है। ये बात याद रखिएगा, डिसेंडिंग लिम्ब में कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट होता है और असेंडिंग लिम्ब में डाइल्यूशन ऑफ फिल्ट्रेट होता है। मैच द कॉलम में ट्रू एंड फॉल्स में और वन वर्ड स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है, पूछा जाएगा। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए तो है ही है इंपॉर्टेंट, और आपके स्कूल एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट। ठीक है। पैसेज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स इनटू द मेडुलरी फ्लूइड, वो मेडुलरी फ्लूइड क्या है वो सब मैं बता रहा हूँ, आगे चलने दीजिए। ठीक है। ये देखिए आप, देखिए थिन लूप क्या है? परमेएबल टू वाटर है, देख रहे हैं आप, ये देखिए। एंड ऑलमोस्ट इम्परमेएबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स। थिक लूप में आप देखिए परमेएबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स। अब इसमें तरह तरह के आपको इलेक्ट्रोलाइट्स दिखेंगे। ये डिटेल है, बहुत ज्यादा डिटेल में अभी आपको जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि अभी आपके पास वक्त कम है। ठीक है। लेकिन एक इमेज होनी चाहिए, एक पिक्चर क्लियर होनी चाहिए, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। आगे चल के आपको, चाहे आप मेडिसिन पढ़े, चाहे आप डेंटिस्ट्री पढ़े, चाहे आप होम्योपैथी पढ़े, चाहे आप आयुर्वेदा पढ़े, चाहे आप यूनानी पढ़े, आपके अगर बेसिक कंसेप्ट क्लियर होंगे, तो आपको आगे मेडिकल साइंस की कोई भी स्ट्रीम समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो असेंडिंग लिम्ब, सॉरी डिसेंडिंग लिम्ब किसके लिए परमेएबल है? वाटर के लिए। और असेंडिंग लिम्ब जो है इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए परमेएबल है। आगे बढ़ते हैं। अब आता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। डिस्टल मतलब दूर, प्रॉक्सिमल मतलब पास, यानी वो कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो बोमन्स कैप्सूल के पास है उसको प्रॉक्सिमल कहेंगे, जो दूर है उसको डिस्टल कहेंगे। पी से पास, डी से दूर। ठीक है, याद करने का एक तरीका है। ठीक है। प्रॉक्सिमल मतलब जो वोमेंस कैप्सूल के पास है, डिस्टल मतलब जो वोमेंस कैप्सूल से दूर है। एनाटॉमिकली दूर मतलब बहुत ज्यादा दूर नहीं, दूर मतलब रिलेटिवली दूर। जैसे अगर आपका घर स्कूल से 5 किलोमीटर दूर है और आपके दोस्त का घर स्कूल से 7 किलोमीटर दूर है, तो वो बहुत ज्यादा डिस्टेंस नहीं है, पर आपका घर आपके दोस्त के घर से रिलेटिवली स्कूल के पास है। समझ में आया? ठीक, आगे चलते हैं। तो इसमें भी एब्जॉर्प्शन तो देखिए आपका बाइकार्बोनेट का होगा। इसका मतलब ये है कि बाइकार्बोनेट का काम बफर की तरह बहुत इंपॉर्टेंट काम प्ले करता है। यहाँ पे सिलेक्टिव सेक्रीशन, ये इंपॉर्टेंट चीज है, सिलेक्टिव सेक्रीशन होगा पहली बात तो। दूसरी बात अमोनिया, प्रोटॉन और डेसियम। ठीक है। पीएच बैलेंस और सोडियम पोटेशियम बैलेंस इन ब्लड। सोडियम और पोटेशियम बैलेंस क्यों है? क्योंकि आगे आप पढ़ेंगे कि जिस तरह से न्यूरॉन्स में एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने के लिए आपको सोडियम पोटेशियम पंप का होना जरूरी है, सोडियम पोटेशियम के बैलेंस का थोड़ा सा डिपोलराइजेशन रिपोलराइजेशन होना जरूरी है। ऐसे ही लगभग हर सेल में जो भी इलेक्ट्रिकली एक्साइटेबल है, उसमें सोडियम पोटेशियम का रोल है, पंप का रोल है। ठीक है। इसलिए इनका सेलेक्टिव सिक्रीशन अलॉन्ग विद अमोनिया जरूरी है एक पर्टिकुलर पीएच बैलेंस मेंटेन करने के लिए और सोडियम पोटेशियम का बैलेंस मेंटेन करने के लिए। आगे चलते हैं। ये आ गए आपका अर्ली डिस्टिल ट्यूब्यूल। देखिए ये सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम, मैग्नीशियम के लिए परमिएबल है। ये एडीएच, ये सब अभी आपको देखने की जरूरत नहीं है। HCO3 और K+ और NaCl इन सब के लिए है लेट डिस्टिल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है। ये बहुत डिटेल में है, डिटेल में मत जाइए, बट एक ओवरव्यू जरूर पता होना चाहिए। अब आते हैं कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। दिस इज द कॉर्टेक्स ऑफ द रेंजेस फ्रॉम, कहां से रेंज करती है? कॉर्टेक्स ऑफ द किडनी टू द इनर पार्ट्स ऑफ द मेडुला। लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इज रीअब्सॉर्ब्ड कंसंट्रेटेड यूरिन। ठीक है। आप 5 लीटर पानी पीते हैं तो 5 लीटर यूरिन थोड़ी ना फॉर्म होता है। यूरिन तो आपका मुश्किल से 1 लीटर फॉर्म होता है, या आप 10 लीटर पानी पीते हैं तो यूरिन 2 लीटर फॉर्म होता है। इस स्टेज में फॉर्म होता है। क्यों फॉर्म होता है? क्योंकि कलेक्टिंग डक्ट बहुत सारा रीअब्सॉर्प्शन करती है वाटर। अगर वाटर का रीअब्सॉर्प्शन ना हो दोस्त, तो वाटर का इम्बैलेंस हो जाएगा, और वाटर का इम्बैलेंस हो जाएगा तो बहुत सारी
रिएक्शंस, बायोकेमिकल रिएक्शंस हो ही नहीं पाएंगी। एज अ बायोकेमिस्ट ये मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। आगे आप इस चीज को और डिटेल में पढ़ेंगे। स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया इनटू द मिडलरी interstitium is also secreted, is also released, keep up the osmolarity। अभी आगे बताऊंगा कैसे। Maintenance of the pH and blood ionic balance by correcting the by secretion of H plus ions and K plus ions। ठीक है, बहुत ध्यान रखेंगे, पीएच का और ब्लड का आयनिक बैलेंस मेंटेन रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। आगे चलते हैं, ये आ गया आपका मेडुलरी डक्ट, ठीक है। ये देखिए, सोडियम, वाटर, यूरिया, ये आपका बाइकार्बोनेट और H प्लस आयंस, ठीक है। अब ये डायग्राम काफी इंपॉर्टेंट है, हालांकि बड़ा बेसिक डायग्राम है और ज्यादा अच्छा डायग्राम है भी नहीं, बट फिर भी एग्जाम के लहजे से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखते हैं, देखिए, आप ये देख रहे हैं, ये बोमन्स कैप्सूल है, इसके पास वाली प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है। कॉन्वोल्यूटेड का मैंने परिचय मतलब बताया, क्या बताया, जो घुमावदार है, जो सीधा नहीं है, ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा। अब देखिए, बाइकार्बोनेट का सिक्रीशन हो रहा है, NaCl, वाटर, न्यूट्रिएंट्स, K प्लस आयंस, अमोनिया और H प्लस आयंस का क्या हो रहा है, सिक्रीशन, और इन सब का क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन, ठीक है। नीचे आए, आप आए डिसेंडिंग लिम्बो फ्लूप ऑफ हेनले, वाटर का आपने रीअब्जॉर्प्शन करा दिया मेडुला रीजन में, ठीक है। उसके बाद आप नीचे 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 आए, उसके बाद आपने यूरिया का, NaCl का रीअब्जॉर्प्शन करा दिया, थिंग लिम्बो फ्लूप ऑफ हेनले में। उसके बाद थोड़ा सा रीअब्जॉर्प्शन आपने यहाँ कराया, ठीक है। फिर आए धीरे 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 NaCl, H2O और HCO3 ये गए, और इनका रिलीज हुआ, ये रिलीज हुए ये सारे, और K प्लस आयंस और H प्लस आयंस ये वापस से आए, कलेक्टिंग डक्ट में आके गए, थोड़ा कलेक्टिंग डक्ट ने यूरिया डाला, थोड़ा H2O डाला, और कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन बना। समझ में आया, कुछ 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 समझ में आया। आगे बढ़ते हैं, ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये इस बात को और अच्छे से समझा देगा। हालांकि ये डायग्राम एक बेसिक डायग्राम है, बट मुझे लगता है कि आपको कुछ कुछ समझ में आएगा। देखिए, मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट, हाँ, मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट में जाने से पहले मैं आप लोगों से ये कहना चाहूंगा कि अगर आपको अभी तक का ये वीडियो अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, कुछ चीजें समझ आ रही हैं, तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको ये वीडियो नहीं समझ आ रहा, तो प्लीज पॉइंट आउट करिए कि आपको क्या बात समझ में नहीं आ रही है, मेरी स्पीड ज्यादा तो नहीं है, मेरी स्पीड कम तो नहीं है, मैं ओवर एक्सप्लेन तो नहीं कर रहा, मैं अंडर एक्सप्लेन तो नहीं कर रहा, कोई ऐसी बात है जो आपको नहीं समझ में आ रही है और मैं उससे फटाफट से एक्सप्लेन कर दूं, और जो आपको बात समझ में आ रही हो मैं उसको बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करूं, प्लीज मुझे बताइए, बिकॉज आई एम न्यू टू दिस फील्ड। एक चीज होती है पढ़ना, पढ़ के नंबर लाना, कंपटीशन क्लियर करना, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, एंड टीचिंग इज एन एंटायरली डिफरेंट थिंग। जरूरी नहीं कि हर नॉलेजफुल आदमी जो है बहुत अच्छी नॉलेज डिलीवर भी कर पाए, एंड आई वांट टू मेक श्योर कि मेरे स्टूडेंट्स, मेरे व्यूअर्स जो भी ये वीडियोस देख रहे हैं, उनको समझ में आए जो मैं बोल रहा हूँ, और वो बायोलॉजी को एक नए पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करें। तो अगर आपको ये वीडियो अभी तक अच्छा लगा है, तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, बताइए आपको और क्या चाहिए वीडियोस में, एनिमेशन चाहिए, क्या चाहिए, और आगे बढ़ते हैं आगे, ठीक है। तो पहली लाइन है आपकी एनसीईआरटी की इस पैराग्राफ की, काउंटर करंट मैकेनिज्म की 16.4 है शायद वो, कि मैमल्स आर एबल टू प्रोड्यूस अ कंसंट्रेटेड यूरिन, ठीक है। अब जिन्होंने थोड़ा इकोसिस्टम इकोलॉजी वगैरह पढ़ रखा है, वो ये बता सकते हैं कि ऐसा क्यों है। क्या ये टेरेस्ट्रियल एडाप्टेशन से इसका कुछ लेना देना है? जी हाँ, बिल्कुल। जब इवोल्यूशन हुआ और एनिमल्स जो है क्वेटिक या मेरीन एनवायरनमेंट से टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट्स में आए, तो उनको अपने शरीर के अंदर वाटर कंजर्व करना पड़ा, क्योंकि अब वाटर की बहुतायत या अब वाटर की
एक्सट्रीम वो नहीं है, रिसोर्स नहीं है, अब आपको वाटर कंजर्व करना पड़ेगा। तो ये हेनलेज लूप एक तरह का जो है, जो और ये जो काउंटर करंट मैकेनिज्म है, ये वाटर के रीअब्जॉर्प्शन में बहुत ज्यादा कमाल का काम प्ले करता है। ठीक है, हेनलेज लूप इन वासर एक्टा प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन वाटर रीअब्जॉर्प्शन। ठीक है, और एंड द प्रोडक्शन ऑफ कंसंट्रेटेड यूरिन। भाई वाटर रीअब्सॉर्ब होगा तभी तो कंसंट्रेटेड यूरिन बनेगी। आगे बढ़ते हैं, देखिए, flow of filtrate in two limbs of loop of Henle is in opposite direction form counter current। ये देखिए, मैंने यहाँ पे फिल्ट्रेट को LOH मतलब लूप ऑफ हेनले, ठीक है, ये देखिए डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले को मैंने थिन एरो से रिप्रेजेंट किया है, असेंडिंग को मैंने थिक से किया है, जैसे कि होता है। फिल्ट्रेट को मैंने येलो से किया और ब्लड वेसल्स को और जो वासा रेक्टा का जो मूवमेंट है उसको मैंने रेड से किया है। तो फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट इन द टू लिम्स ऑफ लूप ऑफ हेनले इज इन अपोजिट डायरेक्शन फ्रॉम द काउंटर करंट। ठीक है, दिस चेंज इन ऑस्मोलरिटी, this changes the osmolarity from 3000 milliosmol per liter in cortex यानी ऊपर का रीजन to 1200 milliosmol per liter in the inner medulla। ये मैं आपको अभी दिखाऊंगा। ये जो आपको येलो से दिख रहा है ये तो फिल्ट्रेट का काउंटर करंट मैकेनिज्म है, और जो आपको रेड से दिख रहा है वो वासा रेक्टा है। तो फ्लो ऑफ ब्लड इन द वासा रेक्टा इन टू अपोजिट डायरेक्शन इज आल्सो काउंटर करंट। और चूंकि ये दोनों काउंटर करंट है इसलिए इसे काउंटर करंट मैकेनिज्म या सीसी मैकेनिज्म बोलते हैं। ठीक है, काउंटर करंट मैकेनिज्म में क्या होता है, NaCl इज ट्रांसपोर्टेड बाय द असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, यानी यहां से, ठीक है, विद डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा एंड एक्सचेंज विद, यानी NaCl इज ट्रांसपोर्ट बाय द असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। ये जो आपका येलो वाला कर्सर है, येलो वाले जो एरोज हैं ये, एंड इज एक्सचेंज विद द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा, यानी ये, यानी NaCl का एक्सचेंज यहां पे होता है कहीं पे। NaCl returns back to the interstitium by ascending limb of loop of Henle by ascending limb of Vasa recta। फिर से बताता हूं मैं इस चीज को, NaCl ट्रांसपोर्टेड बाय द ascending limb of loop of Henle, ठीक है, exchange with descending limb of Vasa recta। NaCl returns back to interstitium by ascending portion of the Vasa recta। ठीक है, small amount of urea enter the thin segment of the limbo ascending limb of loop of Henle, यहां से, ठीक है, help in maintenance of the gradient in the medullary interstitium, passage of water from collecting duct, thereby concentrated urine, 4 times concentrated urine is formed with uh, from the initial filtrate form, यानी 4 गुना ज्यादा कंसंट्रेटेड यूरिन बनती है जहां से आपका इनिशियल स्टार्ट होता है। यानी अगर आपका सपोज 100 लीटर का फिल्ट्रेट है तो 25 लीटर 4 गुनी ज्यादा कंसंट्रेटेड आपकी कंसंट्रेटेड यूरिन फॉर्म होगी। ये पार्ट थोड़ा कम समझ में आया है, इसको समझते हैं इस फिगर से और इसके आगे आने वाली फिगर से। ये देखिए, फॉर्मेशन ऑफ डाइल्यूट रोनिन विद एंटीडाययूरेटिक हार्मोन लेवल्स में बी वेरी लो। नोट दैट द असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, ये देखिए ये वाली, द ट्यूबुलर बिकम्स फ्लूइड फिल्ड वेरी डाइल्यूट, यहाँ पे 400 ऑस्मोलर है, ठीक है, मिली ऑस्मोलर। In the distal tubule and the collecting tubules, the tubular fluid is further diluted by the reabsorption of sodium chloride and the failure to reabsorption water when ADH levels are very low। ये देखिए, यहाँ तो 400 था और यहाँ पे देखिए आप 300 और 100 ही रह गया, क्योंकि NaCl भी रीअब्सॉर्ब हुआ और वाटर भी रीअब्सॉर्ब हुआ। यहाँ पे आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में एक्टिव NaCl का ट्रांसपोर्ट होता है, H2O का होता है, NaCl का होता है और यूरिया का होता है। ठीक है, ये जो आपका पार्ट है ऊपर वाला पार्ट,
वो है कॉर्टेक्स का नीचे वाला मेडुला का है। अब देखिए, 300 300 300 300 300, उसके बाद 300 300 400 400 का 200 200, 300 300 400 400 200 200, 300 300 400 400 400 400 200 200, और ये रिपीट साइकिल आपकी चलती जाती जब तक कि ये 1200 ना पहुंच जाए। यानी जो आपका नीचे का रीजन है, मेडुला रीजन, जब तक ये 1200 मिली ऑस्मोलर ना पहुंच जाए तब तक ये साइकिल चलती रहती है। देखिए, थिन लिम में एक्टिव NaCl ट्रांसपोर्ट नहीं होता, वाटर के लिए परमेबिलिटी है, NaCl के लिए, यूरिया के लिए। थिन लिम ऑफ डिसेंडिंग लिम, असेंडिंग लिम में किसी के लिए परमेबिलिटी नहीं है एक्सेप्ट फॉर NaCl एंड यूरिया। डिस्टल ट्यूब्यूल के लिए, थिक लिम, सॉरी, पहले थिक लिम के लिए ये परमिएबिलिटी है केवल एक्टिव NaCl ट्रांसपोर्ट की। एक्टिव का मतलब जहां पे एनर्जी का यूज हो रहा है। उसके बाद डिस्टिल के लिए आपकी जो है वो एक्टिव NaCl ट्रांसपोर्ट है, ADH का है, और परमिएबिलिटी फॉर सोडियम क्लोराइड एंड यूरिया 0 है। कॉर्टिकल कलेक्टिंग डक्ट के लिए भी यही सेम कंडीशन है, और इनर मेडुलरी कलेक्टिंग डक्ट के लिए भी यही सिमिलर है। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे आप कॉर्टेक्स से मेडुला की तरफ बढ़ते रहते हैं, आपकी ऑस्मोलरिटी में चेंज आता है। वो चेंज आता है बेसिकली NaCl और यूरिया की वजह से। सिंपल सी बात है, 300 मिली ऑस्मोलर से 1200 मिली ऑस्मोलर तक का सफर आपका बार बार काउंटर करंट मैकेनिज्म के थ्रू होके गुजरता है, और ये साइकिल कम से कम 4 से 6 बार चलती है, डिपेंडिंग ऑन आपके ADH लेवल क्या है, आपके एंटी डाययूरेटिक हार्मोन क्या है, कैसे हैं, आपने पानी कितना पिया है, आपका पसीना कितना निकल रहा है, आपने कॉफी तो नहीं पी, आपने चाय तो नहीं पी, आपने खाना कैसा खाया है, ठीक। तो बहुत सारी चीजें हैं जो डिपेंड करती हैं आपके इस पे, लेकिन अभी हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे, हमारे पास वक्त नहीं है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको और सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। ये तो आपके NCERT के स्नैपशॉट्स हो गए। हाँ, ये वाला पार्ट है जो थोड़ा सा मैं आपको कोशिश करता हूँ समझाने की और बेहतर तरीके से। देखें, बहुत ध्यान से देखें। ये इन्होंने एक वासा रेक्टा बनाया है जिसमें इन्होंने अपोजिट फ्लो दिखाया है, कहीं से आ रहा है और किसी उसमें जा रहा है। इसी तरह से इन्होंने ये पूरा एक जो किडनी का नेफ्रॉन का जो फ्लो होता है वो दिखाने की कोशिश करी है। गोमन्स कैप्सूल और स्टार्टिंग ऑफ दिस कॉर्टेक्स कहा है, यहां से लेकर और लूप ऑफ हेनले के बहुत आगे तक, जहां से डिसेंडिंग स्टार्ट होता है और असेंडिंग स्टार्ट होता है, वहां तक उन्होंने आउटर मेडुला रखा है, और बिल्कुल यहाँ पे जहां पे बिल्कुल यू शेप्ड है वो इन्होंने कहा है द लूप ऑफ हेनले। अब देखें बहुत ध्यान से, यहां से आपका एफरेंट और एफरेंट के थ्रू जो आया फिल्ट्रेट, उसकी ऑस्मोलिटी थी 300। 300 से जाते जाते वो आई 400, 400 से जाते जाते वो आई 600, वाटर निकला 800 हुई, और हुई और हुई और हुई 900, फिर वापस से 600, फिर वापस से 400। 400 क्यों हुई, देखिए बहुत ध्यान से, यहां पे क्या हो रहा है कि आपका वाटर निकल रहा है, वाटर निकल रहा है, इसका मतलब वाटर की कंसंट्रेशन कम हो रही है, तो चीजें और ज्यादा कंसंट्रेटेड हो रही है। अगर आप एक नमक का पानी में जो है नमक डालें और उसका सॉल्ट सॉल्यूशन बनाने की कोशिश करें और पानी को थोड़ा उबाल दें, तो कंसंट्रेटेड नहीं हो जाएगा, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे क्या हो रहा है, इसके पार्ट में और इस पार्ट में वाटर निकल रहा है। कहां से निकल रहा है, असेंडिंग और डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले से निकल रहा है, ठीक है। अब यहां से आया आया आपका, यहाँ पे हाईएस्ट कंसंट्रेशन है, हाईएस्ट मिली ऑस्मोलरिटी है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ कि NaCl निकलना शुरू हो। अगर आपको उसी नमक के पानी को थोड़ा सा डाइल्यूट करना है,
या उसकी ऑस्मोलरिटी कम करनी है, उसकी कंसेंट्रेशन क्या करनी है, कम करनी है, तो उसमें से नमक निकाल लेंगे। तो वही कर रहे हैं यहाँ पे ये लोग, नमक निकाल रहे हैं। तो क्या हो रहा है, ऑस्मोलरिटी जो 400 तक थी, अब वो वापस से 400 1200 तक गई थी, सॉरी, वो 400 300 तक आ रही है। अब यहाँ पे 200 पे आ गए। अब यहाँ पे वापस से NaCl और वाटर गिरा, और ये गिरते 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 यहाँ पे आया, वाटर निकला, फिर से निकला, फिर से निकला, यूरिया भी निकला, वाटर भी निकला। तो क्या हुआ, बहुत कंसंट्रेटेड यूरिन आ गई। समझ में आया? फिर से समझाता हूँ। 300 से आए, 300 से गए 400 पे, ऑस्मोलरिटी इंक्रीज हो रही है। उसके बाद वाटर निकला, ऑस्मोलरिटी और इंक्रीज हुई। उसके बाद और हुई, और हुई, और हुई, और हुई। फिर 1200 से 900, 900 से 600 क्यों जा रही है? क्योंकि NaCl का सिक्रीशन हो रहा है। कौन से पार्ट में? असेंडिंग पार्ट ऑफ लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेलने में हो रहा है। उसके बाद ऑस्मोलरिटी और कम हुई, उसमें से वाटर निकला, फिर ऑस्मोलरिटी बढ़ती गई, क्योंकि जो कलेक्टिंग डक्ट था उसमें से वाटर और यूरिया का सिक्रीशन हुआ, कंसंट्रेटेड यूरिन बनना स्टार्ट हुई। ये आपका है नेफ्रॉन वाला पार्ट। अब आते हैं वासा रेक्टा वाले पार्ट पे। 300 में जैसे आपने NaCl डाला, नमक डाला, तो क्या हुआ, कंसंट्रेशन बढ़ी, 400 हुआ। उसमें से वाटर निकाल दिया और 600 हो गया, 800 हो गया, 1100, 1200, 1000। उसके बाद आपने वो निकाल दिया, NaCl निकाल दिया, तो 800 बचा, फिर 600, फिर 400, फिर NaCl निकाल दिया तो 400, और फिर इस डायग्राम से आपसे सवाल पूछा जा सकता है। और अगर आप गौर करेंगे तो ये दोनों ही जो वो है, वो थोड़ा सा काउंटर करंट वे पे फ्लो कर रही है। काउंटर करंट यानी एक दूसरे के अपोजिट। अगर आपको शक्कर को या नमक को पानी में जल्दी घोलना हो, तो पहले आप एक डायरेक्शन में मूव करते हैं, उसके बाद आप रिवर्स डायरेक्शन में मूव करते हैं। कभी करके देखिएगा एक्सपेरिमेंट। एक उसमें पानी में एक चम्मच शक्कर या नमक लीजिएगा, और उसको एक डायरेक्शन में मिलाने के बाद उसे रिवर्स डायरेक्शन में मिलाइएगा। आपका जो सोल्यूशन है सॉल्ट का या शुगर का, जल्दी बनेगा। वही चल रहा है यहाँ पे। उसी को काउंटर करंट मैकेनिज्म कहते हैं, ये भी काउंटर करंट मैकेनिज्म ही है। और चूंकि ये दो बार चल रही है, एक बार नेफ्रॉन वाले पार्ट में चल रही है, एक बार वासा रेक्टा में चल रही है, इसलिए इसे काउंटर करंट मैकेनिज्म बोलते हैं। दोस्तों ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। प्लीज इसको अच्छे से रिवाइज करेंगे। आगे चलते हैं, ठीक है। ये मैंने आपके लिए NCERT के स्नैपशॉट डाल रखे हैं, ठीक है। आप पढ़ेंगे इन्हें, मैं बार बार कह चुका हूं। आपका आगे कोई भी सब्जेक्ट होगा, आपको कोई भी कोर्स करना हो, आप BDS करिए, MBBS करिए, फार्मा करिए, कुछ भी करिए, अगर आपको अपनी लाइफ में एक अच्छा कॉलेज चाहिए, अच्छा एक करियर चाहिए, तो आपको पढ़ने की आदत डालनी पड़ेगी, और जिसकी शुरुआत NCERT से होगी। इसीलिए मैं NCERT पे फोकस करके पढ़ाता हूँ, ठीक है। जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि आपका 10 मार्च से 20 अप्रैल तक प्रैक्टिस सेशन होगा। अनफॉर्चुनेटली मुझे बैंगलोर जाना पड़ा, मेरा MTP का प्रोजेक्ट आ गया, मुझे एक टेस्ट भी देने जाना था। उसके बाद हमारे डिपार्टमेंट में कॉन्फ्रेंस, एक इवेंट भी आ गया, तो मैं आपका 10 मार्च को तो नहीं ला पाया। पर कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त है। आज अभी हम लोगों का एक प्रैक्टिस सेशन होगा, जिसमें कुछ सवाल होंगे। उन सवालों के जवाब अगले ही स्लाइड में होंगे, ठीक है। और ये प्रैक्टिस सेशन में और लाऊंगा धीरे धीरे करके, और मैं कोशिश करूंगा कि एटलीस्ट आपको कुछ एक बेसिक आइडिया हो जाए, ठीक है। स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेशन। बताइए, ये 2023 का बॉटनी का सवाल है, ठीक है। बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। विच हार्मोन प्रमोट्स इंटरनोड पीटियोल इलोंगेशन इन द डीप वाटर राइस। हालांकि शायद अब ये सवाल ना पूछा जाए, क्योंकि ये वाला चैप्टर अब शायद नहीं है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट ठीक है, कर लेते हैं प्रैक्टिस, ठीक है। इसका आंसर है बेसिकली, इसका आंसर है इथाइलिन प्रमोट्स द रैपिड इंटरनोड पिट्यूल इलोंगेशन इन द डीप वाटर राइस प्लांट्स। NCERT की किताब का आपका 11th का चैप्टर का आंसर है, ठीक है। ऐसे एक एक आधे आधे मिनट के सवाल होते हैं दोस्तों। अगर NCERT बहुत ध्यान से पढ़िए तो आधे मिनट भी नहीं लगेगा सवाल सॉल्व करने में, बस प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। लार्ज कलरफुल फ्रेगनेंट फ्लावर्स विथ नेक्टर आर सीन इन।
Large, colorful, fragrant flowers with nectar are seen in सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स वाले चैप्टर से है, ठीक है। इसका आंसर होगा इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट्स, ठीक है। देखते हैं इसको। मेजॉरिटी ऑफ द इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर लार्ज, कलरफुल, फ्रेग्रेंट एंड रिच इन नेक्टर, ठीक है। एनसीईआरटी का ही आपका सवाल है, एनसीईआरटी का ही चैप्टर है, उसी से बनाया गया है। आगे चलते हैं। In tissue culture experiments, leaf mesophyll cells are put in the culture medium to form callus. This phenomena may be called as, सोचिए इसका आंसर, ये थोड़ा टेढ़ा सवाल है, 2 मिनट सोचिए इसके बारे में। In tissue culture experiments, leaf mesophyll are put in the culture medium to form callus. This phenomena may be called as, इसका आंसर आप लोग बताएंगे मुझे। ओके, द अर्थ समिट इन रियो डी जेनेरियो इज टेकन प्लेस इन, कब हुई थी? 1992. The historic convention of the biological diversity Rio de Janeiro in 1992 called all the nations to take appropriate measures for the conservation of biodiversity and sustainable utilization of its benefits. बहुत बेसिक, बहुत फंडामेंटल सवाल आते हैं दोस्तों, पर जरूरी ये है कि आप एनसीईआरटी को बहुत ध्यान से पढ़ें, ठीक है। आपको और टाइम चाहिए, आप पॉज कर लें, क्योंकि मुझे जल्दी ज्यादा सिलेबस कवर करवाना है और जल्दी कवर करवाना है, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट हूँ। पर अगर आपको और टाइम चाहिए, यू शुड टेक सम टाइम, आप पॉज कर सकते हैं वीडियो। और यूट्यूब पे पढ़ाने का सबसे अच्छा फायदा ही यही है, अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आ रही है तो आप उसे पॉज कर सकते हैं, फास्ट कर सकते हैं, स्लो कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। ड्यूरिंग द प्यूरिफिकेशन प्रोसेस फॉर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, एडिशन ऑफ चिल्ड इथेनॉल प्रेसिपिटेट्स आउट, purified DNA ultimately precipitates out after the addition of chilled purified DNA. Purified DNA ultimately precipitates out after the addition of chilled ethanol. How many ATP and NADPH2? बहुत बहुत बेसिक सा सवाल है और बहुत अच्छा सवाल है, बार बार पूछा जाता है। How many ATP and NADPH2 are required for the synthesis of one molecule of glucose during Calvin cycle? 18 ATP and 12 NADPH. एनसीईआरटी की किताब का डायरेक्ट सवाल है, ठीक है। इन द नेक्स्ट equation GPP minus R is equals to NPP. GPP is the gross primary productivity, NPP is the net primary productivity, R is the इकोलॉजी का सवाल है, इकोलॉजी वाली यूनिट का। R is the respiration loss, ठीक है। Okay, in gene gun method used to introduce alien DNA into host plant, microparticles of dash metal are used. जो और ज्यादा टाइम चाहिए पॉज करेंगे, मैं आगे बढ़ूंगा। इसका आंसर होगा टंगस्टन और गोल्ड, गोल्ड और टंगस्टन विद बायोलिस्टिक्स और चिनगन मेथड। आगे चलते हैं। द फिनोमेना ऑफ प्लेरोट्रोपिज्म रिफर्स टू, बहुत अच्छा सवाल है। द फिनोमेना ऑफ प्लेरोट्रोपिज्म रिफर्स टू, when a single gene can exhibit multiple phenotypic expressions such a gene is called as a pleiotropic gene. मैं आपको ये सारी चीजें बहुत डिटेल में समझाऊंगा, पर अभी आपका प्रैक्टिस करने का वक्त है। मैं आपको सारी चीजें बहुत डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है। इतने अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा कि आपके दिमाग से वो चीजें कभी उतरे नहीं, ठीक है। मैं जेनेटिक्स, मोलिकुलर बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, इकोलॉजी, इवोल्यूशन सब पढ़ाऊंगा,
मैं कुछ नहीं छोड़ूंगा। पर आप लोगों का भी ये अब फर्ज बनता है, क्योंकि अब आप लोगों के पास ज्यादा वक्त नहीं है दोस्तों। 4 मई को आपका पेपर है और आज लगभग 14 मार्च हो गई है, तो डोंट हैव मच टाइम। ठीक है, हम देखते हैं हम कितना कर पाते हैं, क्योंकि मेरे खुद के भी रेस्ट्रिक्शंस है, मुझे खुद को भी एमटेक कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो लेकिन हाँ, लेट्स सी हम कितना कर पाते हैं। ठीक है, एसेशन रीजनिंग वाला सवाल है, आराम से देखिए क्या है। सॉरी, lead wood has fewer auxiliary elements with narrow vessels. Cambium is less active in winter. In the light of the above statement, choose the correct answer from the options given below. ये एनाटॉमी वाला, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स वाला चैप्टर, 6th चैप्टर। हमारे टाइम पे तो 6th होता था, अब पता नहीं कौन सा है। देखिए, in spring season, cambium is very active and produces large number of auxiliary elements having vessels with wider cavities. The wood formed during this season is called spring wood or early wood. In winter, the cambium is less active and forms fewer auxiliary elements and have narrow vessels, and this wood is called autumn wood or late wood. ठीक है, तो क्या होना चाहिए वो आप लोग खुद देखिए, आप लोग खुद जज करिए। एग्जाम टाइम में मैं नहीं हूंगा, इसलिए ये पेपर, ये क्वेश्चंस आप वैसे ही लगाइए जैसे एग्जाम टाइम में होंगे। मैंने इसीलिए सबके सॉल्यूशन, लगभग सबके सॉल्यूशन दे रखे हैं। जिनके एक आध के मुझे नहीं मिले हैं, उनके मुझे छांटने पड़ेंगे, मिल तो जाएंगे उनके भी, लेकिन उनके मुझे थोड़े से सॉल्यूशंस देखने पड़ेंगे। पर जो मुझे डायरेक्टली मिल रहे हैं एनसीईआरटी से, मैंने वो आपके सामने ला के रख दी है। ये तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन रिपीट हो गया है, आई एम सॉरी फॉर दैट। हाँ, among eukaryotes replication of DNA takes place in, बहुत बेसिक सा सवाल है, बताएंगे इसका आंसर। 4 फेजेस होती हैं। अच्छा, इनमें से इंटरफेस कौन कौन सी होती है, या इंटरफेस कौन सी होती है, ये बता दीजिए। एक बोनस क्वेश्चन, इनमें से इंटरफेस क्या क्या होती है। चलिए, इसका आंसर होना चाहिए 1s फेज। ठीक है, देखिए, एसोसिंथेसिस फेज marks the period during which DNA synthesis or replication takes place. इंटरफेस में आती है आपकी 3 फेजेस, G1 फेज, S फेज, G2 फेज। M फेज आती है आपकी द एक्चुअल फेज। ओके, आगे चलते हैं। Family Fabaceae differs from family Solanaceae and Liliaceae with respect to stems. Pick out the characteristics specific to family Fabaceae but not found in Solanaceae or Liliaceae. इसका आंसर होगा कि इसमें क्या है, ये जो मैंने हाईलाइटेड कर रखा है वही आंसर है। ठीक है, और फाबेसी के मैंने आपको दे रखे हैं पल्सेस। फाबेसी मतलब पल्सेस, जो पल्स फैमिली होती है, ग्राम जिसमें अरहर आते हैं, मूंग आता है और सोयाबीन आता है, ये सारी चीजें फाबेसी फैमिली में। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन था। आज हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस, एक आध क्वेश्चन साइकोलॉजी के देखे, एक आध क्वेश्चन हमने जेनेटिक्स के देखे, जेनेटिक्स इन द सेंस, सॉरी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के देखे। एक आध क्वेश्चन हमने आरडीटी के देखे, कुछ एक आध क्वेश्चन हमने मॉर्फोलॉजी के देखे, कुछ एनाटॉमी के देखे। ठीक है, इसी तरह से मैं और भी क्वेश्चंस लाता जाऊंगा आपके सामने, डे बाय डे मैं पूरा पूरा पेपर भी लाऊंगा आपके सामने। ठीक है, और प्रैक्टिस सेशन यूं ही चलता रहेगा। आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा है, लगभग 45 मिनट का वीडियो होगा, 45 से 50 मिनट का। और इसमें कुछ एक आध क्वेश्चंस भी हैं, एक क्वेश्चन रिपीटेड है, एक क्वेश्चन का आंसर मैंने दिया नहीं है। आप लोग ढूंढिए, कुछ होमवर्क करिए, और ऐसे ही प्रैक्टिस सेशंस और भी आते रहेंगे। मेरा टारगेट रहेगा कि मैं एटलीस्ट ह्यूमन फिजियोलॉजी तो कंप्लीट करा ही दूं। अभी आपका एक्सक्रीशन का ये पार्ट 3rd था,
आगे पार्ट 4 तो 5th भी आएगा, इसी हफ्ते आएगा। और अब वीडियोस थोड़े से रेगुलर रहेंगे, ठीक है। चिंता करने की कोई बात नहीं है, जिस तरह से तैयारी कर रहे हैं करते रहिए। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। इस समय दोनों ही मेजर जो हमारे देश में रिलीजन है, हिंदुइज्म का इस समय होली चल रहा है, और इस समय हमारे जो मुस्लिम फ्रेंड्स हैं, जो मुस्लिम व्यूअर्स हैं, जो इस्लाम फॉलो करते हैं, उनका रमजान चल रहा है। तो आई होप आपका, आप जो भी इन दिनों मांग रहे हैं, जो भी आप प्रे कर रहे हैं, आपको वो सब मिले, आपको खूब कामयाबी मिले, आप सफल हों। यही मेरी प्रार्थना है, यही मेरा आशीर्वाद है, और यही मेरी बेस्ट विशेष है, ठीक है। मेहनत करेंगे, रिजल्ट जरूर आएगा। इसी पॉजिटिव नोट के साथ हैप्पी होली, रमजान मुबारक, एंड थैंक यू। द क्लास इज ओवर नाउ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो ऑन सैटरडे मोस्ट प्रोबेबली, जिसमें हम एक्सक्रीशन वाला पार्ट खत्म करेंगे और कुछ और सवाल देखेंगे। बाय। कोई भी कंप्लेन करनी हो, अच्छा लगे बुरा लगे, कमेंट जरूर करिए, लाइक जरूर करिए, शेयर जरूर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि अल्टीमेटली ये मेरे साथ साथ आपका भी चैनल है। जितना आप इस चैनल को ग्रो करेंगे, सपोर्ट करेंगे, उतना मेरा भी फायदा होगा, उतना आपका भी फायदा होगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय, टेक केयर।